Good morning to dear student. Welcome to EVME online classes. Today video for the class 7 subject science over running chapter number 5th. The name of the chapter is acid, base and salt. बच्चों हमारे इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली इन तीन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है. वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर आर द थ्री केमिकल्स विच वी आर प्ले इन डेली इन लाइफ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर दिया था. हम लोग इसके एक्सरसाइज के एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर गौर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था. 7 क्वेश्चन आप लोगों को करना नहीं है, तो इसलिए आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से 7 क्वेश्चन को एक्सरसाइज से, टेक्स्ट बुक से इरेज कर दीजिए या कट मार्क मार दीजिए. ये आप लोगों को करना नहीं है CW की कॉपी में. ओके, क्यों? क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, एक लॉजिकल आंसर है. वो लॉजिकली मैं आप लोगों को जब रनिंग क्लासेस चलेगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना. अभी ऑनलाइन में इतनी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई. अब एक्सप्लेन किसको करना है? एन एंटासिड टैबलेट, जो भी एंटासिड की टैबलेट्स होती है. एंटासिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को किल करती है. अपने बॉडी के अंदर जो स्टोमक होता है, जहाँ डाइजेशन का काम होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार अपनी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका अमाउंट सडनली इंक्रीज हो जाता है. तो जब अमाउंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा, एसिड अगर इंक्रीज होगा, तो पेट में बर्निंग वगैरह, स्किन बर्निंग वगैरह, अंदर की जो वॉल्स वगैरह होती है वो बर्न होना, इरिटेट होना शुरू हो जाती है. तो उस दौरान डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप उस समय एंटासिड यूज़ लो. एंटासिड इसलिए क्योंकि वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एंटासिड जनरली बेसिक फॉर्म में होता है और बड़े हुए एसिड को बेस ही किल कर सकता है या बेस ही उसको रिक्योर करेगा. तो हम लोगों को वापस से रिलीफ मिल जाता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं. तो यही कारण है कि जनरली जब भी हम लोग एसिडिटी से सफ़र कर रहे हो तो हम लोगों को सजेस्ट कौन सा किया जाता है, एंट एसिड टैबलेट. ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता चल गया. अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं. When we are suffer from acidity due to increase hydrochloric acid in our स्टोमक. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा. माइक का थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, है ना. नाउ इट इज क्लियर. व्हेन वी आर सफर फ्रॉम द एसिडिटी ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टोमक, देन सजेशन, देन वी यूज antacid tablets because it consists basic in nature, so it easily neutralize the amount of acid. Okay, and we feel better. तो हम लोगों को बेटर फील हो सकता है. ये लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स. जब कभी भी आप लोगों को कोई इंसेक्ट है या कोई एंट वगैरह जो बाइट कर जाती है आपकी बॉडी में, तो वो एंट जो है वो अपने बॉडी में से एक केमिकल को रिलीज़ करती है, एक एसिड को रिलीज़ करती है, और वो एसिड अपनी बॉडी में चला जाता है. ठीक है ना. जब भी एंट अपन को बाइट करेगी वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है और वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है अपनी स्किन के अंदर. तो वहाँ से स्किन स्वेल होना शुरू हो जाती है, बर्न होना शुरू हो जाती है. तो उस समय कहा जाता है कि आप उसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन यूज लो. जनरली कैलामाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट का बना होता है. तो जिंक कार्बोनेट बेसिक फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग रिलीफ हो जाते हैं वापस से. तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता चल गया बच्चों. हम लोग लिख देते हैं calamine solution is found in
basic nature and when any insect bites its release formic acid in our body, so it's cured by calamine solution, या आप लोग इसको ब्रैकेट में ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैलामाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर न्यूट्रलाइज दिस एसिड, उस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और हम लोग रिलीफ हो पाएंगे वापस से। वो 2-3 बाद में या इमीडिएटली वो उसको ठीक भी कर सकता है ना, नहीं तो 1-2 दिन बाद में तो वहाँ से वो लाल लाल जो भी होगा, जो स्वेलिंग आई होगी वो ठीक हो जाएगी। तो कैलामाइन सॉल्यूशन को रब कर दिया जाता है जब कभी भी कोई भी इंसेक्ट अपन को बाइट करेगा, ठीक है ना। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है, जिंक कार्बोनेट, जो मैंने आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिख के दिया हो। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो बच्चों, या इसका पिक खींचो, फिर उसके बाद में हम लोग इसी क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन वाई में एक क्वेश्चन और भी है, ए बी और सी, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो ए और बी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वगैरह होती है, जनरली आपको मालूम है कि सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती है, मोस्टली इंडस्ट्री वगैरह जो सेटअप होती है वो रिवर वगैरह के आजू बाजू में होती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में जितना भी केमिकल वाटर जो होता है वो डिस्पोज कर दिया जाता है, कहाँ पर, वाटर बॉडी में, यानी कि रिवर वाटर के अंदर। तो वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो आप खुद से अनुमान लगाओ कि उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका कारण ये कि जो भी केमिकल वाटर निकल रहा है फैक्ट्री वगैरह से या इंडस्ट्री वगैरह से, वो केमिकल वाटर कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम में होगा, और डायरेक्ट वो आप रिवर वाटर में डाल दोगे या आसपास में किसी भी वाटर बॉडी में डाल दोगे तो वहाँ पर होगा क्या, पानी में रहने वाले जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं, जो यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, उनकी लाइफ डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रीट्रीट करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल फैक्ट्री वगैरह जितना भी है जहाँ पर केमिकल पैडिंग वगैरह का जो काम होता है, वहाँ पर ऑरो प्लांट लगा दिया गया। ऑरो प्लांट क्या करता है, वही केमिकल वाटर को रीट्रीट कर रहा है, क्यों, पानी है ही नहीं नेचर में, बहुत कम पानी है, और डायरेक्टली हम लोग उसको डिस्पोज कर देंगे रिवर वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, बदबू आना शुरू हो जाएगी। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, फ्रॉग वगैरह हो गया, फिश वगैरह हो गया, या और भी तरह के कोई बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं बेचारे, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है पहले, ताकि आसानी से जब डिस्पोज भी करें तो वो एसिडिक मीडियम में ना जाए। क्लियर हो गया। अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, बिकॉज फैक्ट्री wastes are acidic in medium, hence it is neutralize before it dispose into water, any water bodies। क्लियर हो गया। चलो इसको भी लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, लेकिन देखो ध्यान सुनना बच्चों, जो लंबी चीज होती है ना, जिसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है उसका आंसर बहुत ही छोटा होता है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, 3 लिक्विड्स, आपको 3 लिक्विड दे दिए। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। लिक्विड नंबर 1,
ये लिक्विड नंबर 1 हो गया, ये लिक्विड नंबर 2 हो गया और ये लिक्विड नंबर 3 हो गया। ठीक है, ये 3 लिक्विड दे दिए। पहले लिक्विड में आपको क्या डाल के दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको फर्स्ट कंटेनर में डाल के दिया। सेकंड कंटेनर में आपको क्या डाल के दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ, NaOH। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किस पे डाल के दिया, सेकंड कंटेनर में। और थर्ड कंटेनर में आपको शुगर का सॉल्यूशन दे दिया, यानी शक्कर का घोल। शक्कर को पानी में घोल दिया और उसका सॉल्यूशन दे दिया आप लोगों को। ठीक है, ये डाल दिया। अब क्या कह रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, आपको कैसे पता चलेगा। आपको तो नाम देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता ही नहीं है, मैंने तो आपको बोला कि मैं ये चीज़ डाल के दे रहा हूँ, वहाँ पर लेबल लगा देंगे, आगे इसके नाम के ऊपर लेबल लगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ब्लैंक पेपर लगा देंगे, आपको पता ही नहीं नाम छुप गया है। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है और आपके पास में आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ओनली क्या है, यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आपके पास में हल्दी वाला जो यूज होता है, यानी कि ये नेचुरल इंडिकेटर है। बच्चों पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर आपके पास में जो ये गिवन सब्सटेंसेस होते हैं उसको ये डिटरमाइन करके बताता है वेदर इट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, या तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसको तो इंडिकेटर कहता है। अब ये टर्मरिक इंडिकेटर जो हो गया है वो टर्मरिक इंडिकेटर नेचुरली है, यानी टर्मरिक हल्दी तो नेचुरल है ना, तो ये नेचर से मिलती है, प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो नेचुरल इंडिकेटर का आप लोग यूज करोगे और नेचुरल इंडिकेटर आपको क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक इंडिकेटर को बार बार यूज करो और सॉल्यूशन में डाल के देखो, अगर कुछ टर्न होता है, जैसे मैंने यहाँ पर HCl के केस में डाल के दिया, तो मैं यहाँ टर्मरिक को एसिड में डाल के देखता हूँ और एसिड का कलर अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब मुझे पता चल गया पहले वाला कंटेनर जो था उसमें क्या प्रेजेंट था, एसिड प्रेजेंट था। अगर ब्लू हो जाता है तो श्योर रखना, तो आपको पता चल गया पहले वाले कंटेनर में तो क्या था, एसिड था। दूसरा वाला कंटेनर देखते हैं, अगेन मैं इसमें टर्मरिक डाल के देखता हूँ, और इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, तो आप समझ जाना कि इसके अंदर क्या था, बेस प्रेजेंट था, यानी कि इसके अंदर क्या था, बेस। और अगर मैं तीसरी बार में अगेन मैं टर्मरिक डाल के देखता हूँ, टर्मरिक, और कोई भी कलर चेंज आता है, नो चेंज, या आप अनचेंज भी लिख सकते हो, नो चेंज हो तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल है। तो देखो मैंने कहा था ना बच्चों, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर, बस आपको ये यूज करना है। एक बार जल्दी से इसका भी आप लोग पिक खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपके पास में ब्लू लिटमस पेपर पड़ा है, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। आपके पास में एक सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, और अपन को मालूम नहीं है, उसमें आप लोगों ने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया। मैंने आपको कहा था लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेंड होगा, लिटमस से ही, यानी कि लाइकेन के जो प्लांट होता है वहाँ से आप लोगों को ऑब्टेंड हो सकता है। इसको 2 कलर में बनाया जा सकता है, इसकी पत्तियों को ड्राई करके, एक तो ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। एक्चुअली ये इंडिकेटर का काम करेगा, आपको ये डिटरमाइन करेगा जो आपके पास में सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल फॉर्म में, किस फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों को ऑब्वियसली दे दिया कि ये आपने जो लिया है लिटमस वो कैसे कलर का है, ब्लू लिटमस का है, और ये सॉल्यूशन आपको डिटरमाइन करके बताना है ये क्या चीज़ का सॉल्यूशन है, इसका नेचर क्या है। देखो इट रिमेन्स ब्लू, अगर वो ब्लू कलर, आप लोग ब्लू कलर का लिटमस डाल रहा है और इस सॉल्यूशन में डालने के बाद में ब्लू कलर ही रहता है, यहाँ आपको पहले से ही सॉल्व करके दे दिया, यानी कि इसको उठाया और यहाँ पर डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो इस सॉल्यूशन में डालने के बाद में भी रिमेन्स कलर बोले तो इसका चेंज नहीं हुआ, इस लिटमस पेपर का कलर ब्लू कलर ही रहता है, इस लिटमस पेपर का ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो अब आप ये बताइए कि इसका नेचर क्या था, यानी इस सॉल्यूशन का नेचर क्या था। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, अगर अपन लोग ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर यूज़ किया जाता है तो किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर, तो अगर वो टर्न रेड में हो जाए तो समझ जाना कि वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा।
ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड कलर में हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये बोला है कि ब्लू लिटमस पेपर डाला और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब वो एसिडिक नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है, या तो बेस हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है। इफ इट रिमेन्स सेम इन color, so we can say that its nature will be basic, या तो बेसिक होगा या फिर बेसिक और न्यूट्रल। आप सॉल्ट मत लिख देना ना, न्यूट्रल या सॉल्ट होगा, यानी इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा। अब ध्यान रखना, वो एसिडिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसिडिक तब हो जाता है जब ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं और यहाँ रेड कलर का ये लिटमस पेपर बन जाता है, तो ये एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या दे दिया है, ब्लू का ब्लू है, इसका मतलब है या तो वो बेसिक होगा या फिर सॉल्ट होगा। अगर एसिड नहीं हुआ तो ये दोनों तो पक्के में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 आ रखा है बच्चों आप लोगों का, वो आज आप लोगों का रहेगा होमवर्क के अंदर, आप लोगों को करना है। उसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आप उस स्टेटमेंट को पढ़िए। पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है, वीडियो आप लोगों के पास में अवेलेबल है, आप चैप्टर को देखिए एक बार उसको, और क्वेश्चन नंबर 11 को आप जजमेंट कीजिए कि जो स्टेटमेंट आ रखे हैं वो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट है और कौन से नहीं है। अगर करेक्ट है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बस इतना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो चैप्टर नंबर हम लोग 6 को रीड करेंगे। ओके बच्चों, जब तक के लिए थैंक यू।